करियर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि केमिस्ट्री से संबंधित है। तो केमिस्ट्री से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि कई एग्जामों में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ देखें तो पहला है कि सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो एच इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है जिसे पढ़ते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। और अगला है कि परमाणु का विद्युत आवेश कितना होता है। परमाणु का विद्युत आवेश कितना है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और बाहर जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है धनात्मक, वही संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसीलिए जो है न्यूट्रल होता है। परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है, इसीलिए परमाणु पर जो विद्युत आवेश होता है 0 होता है। और फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें है कि आपका यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा जाता है कि परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह काल्पनिक तापमान है जिस पर गैसों के अणुओं की गति क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। परम शून्य ताप ये ऐसा तापमान होता है कि जिस पर जो है कोई भी गैस की जो अणु हैं वो क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, मतलब गति नहीं करते हैं। और ये काल्पनिक है, ये वास्तव में ऐसा कभी हुआ नहीं है कहीं जगह। बस इसे जो है कल्पना किया गया है कि एक परम शून्य ताप ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो है जो गैसों के अणु हैं उनकी गति क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। और इसका जो है आयतन, उनका आयतन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। उनका आयतन 0 हो जाता है। तो ये जो पूछा जाए कि परम शून्य ताप कितना मान होता है तो आपको याद रखना है परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही वह तापमान है जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। और इसमें जो है गैस का जो आयतन होता है क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और अगला है कि किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने से क्या होता है? तो आप बताएंगे दाब बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। तो द्रव का क्वथनांक जो है लिक्विड है, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। इसका जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट बीपी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो क्वथनांक होता है दाब बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो क्वथनांक के लिए जो है इसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो है प्रेशर कुकर में बंद कर देते हैं, उससे दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे खाना जल्दी बनता है। और फिर आगे देखें तो उत्प्रेरक जिसे कहते हैं कैटालिस्ट कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या है? एक्टिवेशन ऊर्जा में कमी ला देता है तथा प्रतिक्रिया दर को बदल देता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है कि ये जो संकीर्ण, इसे कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा, इसमें क्या कहता है? कमी ला देता है, जिसके कारण जो है अपक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो अपक्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है। तो ये जो संकीर्ण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इसमें कमी ला देता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो प्रतिक्रिया की दर है, जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, वह चेंज हो जाता है। तो उत्प्रेरक जो है 2 प्रकार का होता है, एक उत्प्रेरक वर्धक होता है, एक उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या काम करता है? यह जो है अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। और उत्प्रेरक विष क्या होता है? यह अपक्रिया की दर को घटा देता है। तो अगला फिर टॉपिक यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें है कि -273 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन पैमाने पर कितना मान होता है? तो 0 केल्विन होता है। तो जो परम शून्य ताप है जिसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ये जो है सेल्सियस पैमाने पर है। लेकिन जब केल्विन पैमाने पूछा जाए तो परम शून्य ताप का मान तो 0 केल्विन के बराबर होता है। और क्योंकि एक फार्मूला है K = C+273, तो इसमें आप रखेंगे C का मान -273, तो K का मान जो आएगा वो 0 केल्विन आएगा। तो इस तरह से जो है आपको ये सूत्र भी याद रखिए जिससे आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर जल का घनत्व क्या होता है? तो आप बताएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि जल क्या है कि जल यहाँ पर 0 डिग्री से जब इसे बढ़ाते हैं 4 डिग्री की तरफ जाते हैं, जब इसे गर्म करते हुए, तो पहले क्या होता है कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ रहता है जल, तो इसका आयतन जो है वॉल्यूम आयतन इसका ज़्यादा रहता है और इसका घनत्व डेंसिटी जो है इसका कम होता है। लेकिन जैसे 0 से तापमान बढ़ाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो क्या होता है? इसका जो आयतन है वो घटता है। आयतन क्या होता है? घटता है। और इसका जो है घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे अधिक घनत्व होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे ज़्यादा होता है।
तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखिए। इसमें जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व होता है जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर, और सबसे कम पूछा जाए घनत्व तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि उस समय आयतन सबसे ज़्यादा होता है, घनत्व सबसे कम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला फिर पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका जो है पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी द्रव है उसका तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव जो है इसका मान घट जाता है। कोई भी द्रव है उसको जब भी गर्म करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो उसका जो है पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगला अगला जो है पॉइंट है आपका केशिकत्व से संबंधित है, कैपिलरिटी कहते हैं इसे। तो केशिकत्व क्या है, केशिकत्व सिद्धांत के कारण जो है लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ता है। तो जो जैसे यहाँ पर दिया देखें तो लालटेन में जो बत्ती लगा होता है, तो इसमें क्या है कि रिस कर वहाँ पर केशिकत्व के सिद्धांत के कारण जो है ये जो आपका वहाँ पर मिट्टी का तेल होता है वो बत्ती के सहारे ही ऊपर की ओर जो है चढ़ता है। तो इसी तरह से जो है इसी सिद्धांत पर केशिकत्व के सिद्धांत के कारण जो है लालटेन में बत्ती के सहारे जो है तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। और जो खेत में जो है जुताई के बाद जो है उसे जो है पानी भरने के बाद खेत को बाद में जो है उसको जो है जोता जाता है। अगर ना जोता जाए तो यही केशिकत्व के कारण ही जो है उसमें छिद्र हो जाते हैं, जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इसीलिए जो है जल की जो मिट्टी है उसकी नमी बनी रहे, इसके लिए जो है हम लोग जो है खेतों में पानी डालने के बाद कुछ दिन के बाद तुरंत उसे जुताई कर देते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है आपका हीरा। हीरा का पूर्णांक सबसे अधिक होता है, हीरा का पूर्णांक सबसे अधिक होता है 2.38। कहीं कहीं किताब में आपको 2.4 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो दोनों में से कोई भी आपको जो है याद रखिए, ऑप्शन में अगर ये आता है तो ये नहीं रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा तो ये नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिए 2.38 या कहीं पर 2.4 जो है अपूर्णांक का मान होता है n बराबर। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता अपूर्णांक का। तो हीरा का पूर्णांक जो है सर्वाधिक होता है। और हीरा सबसे जो है प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, डायमंड। और ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकीला दिखाई देता है। तो पूछा जाए कि हीरे के चमक का कारण क्या है, तो आप बताएंगे कि हीरे के चमकने का कारण क्या है। तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री, और इसके कारण ही जो है बार बार प्रकाश अंदर जो है इसके आंतरिक पृष्ठों से टकराता है, और टकराने के दौरान जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका है कि यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो वह विषैली गैस फास्जीन में बदल जाती है। तो अगर क्लोरोफॉर्म का सूत्र अगर पूछा जाए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, जिससे जो है इसे जो है सुंघाने पर जो है व्यक्ति बेहोश हो जाता है और मूर्छा आ जाती है। और ये जो है जब इसको सूर्य की रोशनी में खुला छोड़ देते हैं वायुमंडल में, तो ये जो है एक विषैली पॉइजनस गैस बन जाती है, जिसके गैस का नाम है फास्जीन गैस PH3। तो फास्जीन गैस जो कि जहरीली गैस है तो उसमें चेंज हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर अगला पॉइंट है भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है। तो भोपाल जो कि जो है आपका मध्य प्रदेश में भोपाल पड़ता है। तो वहाँ पर अमेरिका की कंपनी थी जो कि कार्बाइड कंपनी थी, और वो जो है उर्वरक की कंपनी थी, फर्टिलाइज़र का। और वहाँ पर गैस रिसाव हुआ था रात्रि के दौरान, और उसके बाद कई जो है लोग मर गए थे, और इसीलिए उसे कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी। तो इसमें कौन सी गैस जिम्मेदार थी जो कई लोगों की मृत्यु का कारण बनी। तो आपको गैस का नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार प्रश्न। MIC शॉर्टकट है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, मेथिल आइसोसाइनेट। ये जो है इसको याद रखेंगे। ये 2 दिसंबर 1984 को रात के दौरान जो है ये घटना हुई थी। 2 दिसंबर 1984 के रात के दौरान ये घटना हुई थी भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट में है सोडियम को वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए उसे कहाँ पर रखा जाता है। तो पूछा जाता है प्रश्न, तो आप बताएं किरोसिन
में डाला जाता है। केरोसिन को घासलेट का तेल भी कहते हैं, इसे आप जो है मिट्टी का तेल भी कहते हैं। तो इसको सोडियम को कहाँ रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, 11 परमाणु क्रमांक है। तो इसको हम लोग जो है वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए इसे जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर हवा में रखेंगे तो वायु के संपर्क में आते ही वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और ये जो है उड़ जाता है। और इसीलिए इसको बचाने के लिए हम लोग केरोसिन तेल में इसे डुबा कर रखते हैं। और फिर आगे देखेंगे तो अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि बार्डी ऑक्स मिश्रण का प्रयोग कवकनाशक के रूप में किया जाता है। तो बार्डी ऑक्स मिश्रण पूछा जाता है कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कवकनाशी में, मतलब कवक को मारने में जो है इसका प्रयोग बार्डी ऑक्स का प्रयोग करते हैं। और ये फंजीसाइड कहते हैं, जहाँ साइड CIDE जहाँ ये शब्द जुड़ेगा उसका मतलब होता ही है नाशक। नाशक का मतलब मारने वाला। जैसे सुसाइड भी होता है, तो सुसाइड का मतलब जो है आत्महत्या होता है, खुद को मारना, अपने आप को ही। तो ऐसे ही यहाँ पर जहाँ भी साइड ये शब्द आएगा तो वहाँ से तुरंत समझ जाइएगा कि उससे मतलब मृत्यु से संबंधित है। तो इसमें कवक के मारने के लिए किसका यूज करते हैं, बार्डी ऑक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे का टॉपिक जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का पदार्थ और सबसे भारी पदार्थ कौन सा है आवर्त सारणी में, तो आप बताएंगे कि जो है सबसे हल्का जो पदार्थ है हाइड्रोजन और सबसे भारी जो पदार्थ है ऑस्मियम। सबसे हल्का हाइड्रोजन, सबसे जो है भारी पूछा जाएगा तो ऑस्मियम। अगला प्रश्न है कि सोडियम को जल में रखने से वह जलने लगेगा, क्योंकि जो है सोडियम ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, तो इसीलिए जो है जल में रखते हैं तो यह जो है जलने लगता है। और फिर अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं H2SO4, इसी को तेजाब भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए इसे क्या कहा गया है, तो पूछा जाता है तो इसे किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल का मतलब है रसायनों का सम्राट, सम्राट का मतलब राजा, तो इसे किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। सभी जो है केमिकल पदार्थों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है एसिड का जो है सबसे ज़्यादा एसिडिटी किस में होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीयता, तो आप बताएंगे पेट में जो अम्ल होता है एसिडिटी जिसके कारण होता है, तो कौन सा अम्ल है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अम्लों का राजा जो है अम्लराज को कहते हैं। किसको कहेंगे, अम्लराज को अम्लों का राजा कहते हैं। तो ये जो अम्लराज होता है कैसे बना होता है, किन दो यौगिकों से, किन दो अम्लों से, HNO3 और HCl, इन दोनों अम्लों को मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है। अम्लराज को अंग्रेजी में एक्वा रेजिया कहते हैं। और इसमें अनुपात इसका 1 और जो है HNO3 का 1 अनुपात और HCl का जो है 3, तो 1:3 अनुपात में जो है HNO3 और HCl को लेकर तब जो है अम्लराज जो एक्वा रेजिया बनाया जाता है। ये जो है बड़े जो लोहे होते हैं जिसमें जंग लगे होते हैं, उनको जंग को हटाने में भी, और सोने और जो है चांदी में जंग लगा होता है तो उसको भी दूर करने में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगला प्रश्न अगर देखें तो क्या है, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक अम्ल को सब लोग जान गए कि इसे रसायनों का सम्राट कहते हैं, और स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे इसको क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए। और सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व क्या है, तो इसे बताएंगे फ्रांसियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व होता है। और सर्वाधिक वैद्युत चालक अधातु कौन सा है, तो आप उसे बताएंगे ग्रेफाइट जो है सर्वाधिक वैद्युत चालक अधातु होता है ग्रेफाइट, और जो कार्बन का अपर होता है। और इसी ग्रेफाइट से ही जो है पेंसिल जो होता है, पेंसिल का निडल जो होता है, नोक होता है, ग्रेफाइट से ही बनता है। और बैटरी का जो कैथोड एनोड बनाया जाता है, कैथोड, उसमें राड के कार्बन की छड़ जो यूज किया जाता है वो ग्रेफाइट की होती है। और PbO3 जो है क्या है, इसे सिंदूर का सूत्र है, ये जो है वर्मिलन जिसे सिंदूर कहते हैं, तो सिंदूर का सूत्र है Pb3O4, ये सिंदूर का सूत्र है। और नीले रंग का स्याही में फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है। जो नीला रंग का जो भी स्याही होता है उसमें कौन सा रंग का, उसमें जो है कौन सा यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, फेरस सल्फेट, इसे नीला थोथा कहते हैं। FeSO4 डॉट 7
H2O। तो ये जो है फार्मूला है फेरस सल्फेट का FeSO4। तो ये जो है इस्तेमाल करते हैं नीले रंग के स्याही में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें जो है पोटेशियम क्लोराइड KCl का प्रयोग करते हैं। तो पूछा जाता है कांच में KCl का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे कांच की कठोरता को बढ़ाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें है जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो फ्लावर ऑफ जिंक कहते हैं। इसे जिंक का फूल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को जिंक का फूल कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिंक का फूल किसे कहते हैं, तो जिंक का फूल किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को, ZnO, जिंक ऑक्साइड। और फिर अगला पॉइंट है पारा। पारा जो है, पारा क्या है, तो पारा एकमात्र ऐसा जो है द्रव धातु है। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये एकमात्र द्रव धातु है। और ब्रोमीन जो है Br, जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, वो एकमात्र जो है द्रव अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा Hg होता है जो एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, और ब्रोमीन का 35 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें है पुरातत्वीय स्मारकों के लिए सल्फर के यौगिक सर्वाधिक प्रदूषक होते हैं। तो जितने प्राचीन काल में जो है स्मारक बने हुए हैं उसको जो है ज़्यादातर स्मारकों को नुकसान पहुंचाता है एक सल्फर जो है सर्वाधिक जो है दीवारों को क्षरण पहुंचाता है। जैसे अगर देखा जाए पुरातात्विक स्मारक में अगर देखें ताजमहल, तो ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है वो अब चेंज होकर वो जो है सल्फर के प्रदूषक के कारण उसका रंग चेंज होकर पीला रंग हो रहा है। तो ये जो है इसी के कारण होता है, सल्फर के कारण। तो ये अशुद्धियों के कारण जो है जब वायु में सल्फर अशुद्धि मिल जाती है तो जो है वो सफ़ेद रंग जो कि संगमरमर का है, जो कि ताजमहल में इस्तेमाल किया गया, उसका रंग पीला कर दे रहा है। और फिर अगला बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी में अगर क्षार ज़्यादा है, मतलब उसका pH मान मिट्टी का 7 से pH मान जो है 7 से ज़्यादा अगर है तो उसे क्षारी कहते हैं। तो वो जो है मिट्टी की अगर क्षारीयता को दूर करना है तो उसमें मिट्टी में क्या इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब जिप्सम का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट पढ़ते हैं CSO4.2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है और इसी का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के क्षारीयता को दूर करने के लिए। और फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है पॉइंट देखते हैं क्या है, सूरजमुखी का तेल, इसको कहते हैं सनफ्लावर ऑयल। तो इसमें सबसे अधिक जो है असंतृप्त वसी अम्ल पाया जाता है, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सूरजमुखी के तेल में असंतृप्त वसी अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और फिर अगला जो है देखते हैं कि अगला जो है पॉइंट क्या है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। कब कम हो जाती है सुक्रोज की मात्रा गन्ने में कम हो जाती है, जब जो है गन्ने का पौधा जो है जब वृद्धि करता है उसी दौरान अगर ज़्यादा वर्षा हो जाती है, उच्च वर्षा हो जाती है, तो गन्ने में जो है सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। इसका मतलब है कि उसकी मिठास कम हो जाती है। और अगला है डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या है। डायनामाइट जो बम है अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जो कि डायनामाइट बम, तो इसको जो है किससे बनाया जाता है, तो ये TNT इसका सूत्र है। TNT का मतलब ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। तो बेंजीन रिंग बनाते हैं, तो बेंजीन रिंग इस तरह से गोला बना देंगे, तो यहाँ पर NO3, फिर यहाँ पर NO3 और फिर यहाँ पर NO3। तो ये जो है आपका सूत्र है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, NO2 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ये जो है इसका फार्मूला होता है। ये जो है अल्फ्रेड नोबेल ने इसे जो है डायनामाइट बम को बनाया था 1867 में। और जो है बाद में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही जो है पुरस्कार भी दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, 1901 में पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार। और ये 5 क्षेत्रों में पहले स्टार्ट हुआ था, अब जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला पॉइंट है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर AgI सिल्वर आयोडाइड, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए। और फिर
अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप बताएंगे हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस तो हीलियम से भी हल्का है, तो उसका इस्तेमाल क्यों हवाई जहाज में नहीं करते? क्योंकि आप उसका जवाब बताएंगे कि हवाई जहाज में हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है, इसीलिए उसको नहीं भरा जाता। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला अगला जो है पॉइंट क्या है, विद्युत विद्युत विद्युतीय विज्ञापन में नियान गैस का प्रयोग करते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें जो बड़े बड़े बोर्ड शाम को या रात के समय दिखते हैं कंपनियों के ऊपर, तो उसमें लाइटिंग की जो व्यवस्था की जाती है, दिखता है चमकता हुआ, तो जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसमें जो है नियान गैस का इस्तेमाल करते हैं। वही नियान गैस के कारण ही जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और अगर पूछा जाए आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया था, तो आप बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जो जहरीली गैस प्रयोग किया गया था वो मस्टर्ड गैस थी। कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस थी, जिसका इस्तेमाल किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और सोने के आभूषण बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है, तांबा उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना जो है पूरी तरह से मजबूत नहीं होता है, उसमें तन्यता गुण होता है, उसे तान कर बहुत लंबा किया जा सकता है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा अशुद्धि के रूप में यहाँ पर तांबा मिलाया जाता है, तांबा जो कि कापर कहते हैं, कापर। तो इसमें 22 कैरेट जो है सोना और 2 कैरेट के रूप में आपका कापर मिला दिया जाता है। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है, या फिर इसे हम कहें 200 mg 200 मिलीग्राम। तो एक कैरेट जो है, एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। और अगला प्रश्न अगर देखें क्या है, अगला पॉइंट, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जलवाष्प भी मेन कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड और जो है जिलेटिन की पतली परत जो है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड और जो है जिलेटिन की पतली परत चढ़ी होती है। तो पूछा जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है किसका परत चढ़ाया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का और जिलेटिन की पतली परत चढ़ाया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण जो है गोताखोर जो डाइवर होते हैं, DIVER, डाइवर का मतलब गोताखोर, जो पानी के अंदर जाते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं वो वायु के स्थान पर जो है किसका प्रयोग करते हैं वो लोग? तो वायु के स्थान पर वहाँ पर वो लोग अपने सिलेंडर में हीलियम गैस भी और ऑक्सीजन गैस दोनों का मिश्रण ले जाते हैं। और उसके लिए भी उसमें जो है नाइट्रोजन गैस की अपेक्षा इसमें, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होता है, तो इसीलिए जो है हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण समुद्री गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग गोताखोर जो होते हैं वो अपने सिलेंडर जो सांस लेने के लिए ले जाते हैं सिलेंडर, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम जो है रक्त में कम विलेय होता है, इसलिए। और दमा के रोगी को भी हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण जो है वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और अगला अगर बढ़ते हैं अगला टॉपिक इसमें, तो सर्वाधिक पूछा जाए सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है सिल्वर, चांदी जिसे कहते हैं, Ag। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 47 होता है। तो सब सर्वाधिक जो है विद्युत चालकता सिल्वर का होता है। और फिर प्लेटिनम को क्या कहते हैं पूछा जाए, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं, इसे वाइट गोल्ड कहते हैं, सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद सोना। और भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे कम तत्व जो है जो भूपरत में भूपरपटी पर या भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली जो तत्व है एस्टेटीन होता है। एस्टेटीन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है भूपरत पर, भूपरत मतलब भूपरपटी पर। और अगला इसमें देखें तो क्या है कि लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। तो धातुओं में अगर पूछा जाए धातुओं में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप उसका जवाब बताएंगे लिथियम जो है सबसे हल्का धातु तत्व है। और आगे अगर पूछा जाए कि रेडान जो है रेडान गैस
गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। तो जितने भी आवर्त सारणी में अगर 11 गैस है तो 11 गैसों में सबसे ज़्यादा भारी अगर गैस पूछा जाए कौन सा है, तो रेडान गैस होता है। इसका सिंबल क्या होता है, Rn इसका सिंबल होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है प्रश्न, इसमें देखें परमाणु बम पूछा जाए। परमाणु बम बनाने में परमाणु बम जो है किस जो है प्रक्रिया पर आधारित होता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होती है। नाभिकीय संलयन पर जो है आपका सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और परमाणु बम बनाने में जो है नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय संलयन का प्रयोग जो है हाइड्रोजन बम बनाने में करते हैं। हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय संलयन और परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें तो आगे है कि हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय संलयन, ये तो बता चुके। और परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है। और मोटर वाहनों से निकलने वाले खतरनाक धात्विक प्रदूषण कौन सा है, सीसा। तो जो मोटर गाड़ी है इसमें जो है सबसे खतरनाक जो है धुएं से निकलने वाला जो पदार्थ है, प्रदूषक है, तो वो है लेड, सीसा होता है। और आगे है अगला प्रश्न देखें तो क्या है, तो जंग रहित धातुओं के निर्माण में कोबाल्ट का प्रयोग होता है। तो जंग रहित जिसमें जंग नहीं लगता है तो उसमें इस धातु के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, तो पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उसमें कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। ब्रोमीन लाल रंग का द्रव पदार्थ है। तो पूछा जाता है कि ब्रोमीन किस रंग का जो है द्रव होता है, तो आप बताएंगे ब्रोमीन कैसा होता है, लाल रंग का द्रव होता है। और नाइट्रोजन का कार्य ऑक्सीजन को तनु बनाना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध रूप में काफ़ी क्रियाशील होता है। तो नाइट्रोजन का कार्य जो है ऑक्सीजन को तनु बनाना होता है। और क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध रूप में काफ़ी क्रियाशील होते हैं, तो उसी को तनु करने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। और आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न, मोती पर्ल्स कहते हैं, पर्ल। तो मोती का मुख्य रासायनिक अवयव क्या है, तो पूछा जाए कि मोती जो होती है, तो मोती किन जो है यौगिकों से मिलकर बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से जो है मोती का रासायनिक अवयव पूछा जाए तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र अगर पूछा जाए, इसका सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को संगमरमर, इसी को खड़िया, इसी को चूना पत्थर, अंडे के ऊपर का जो परत सफ़ेद सा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। तो इसका कई नाम है। और अगला है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है, सिंदूर का Pb3O4, ये जो है वर्मिलन सिंदूर का केमिकल फार्मूला है। और नेक्स्ट आगे पेज पर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है पूछा जाए, तो आर्गन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, आर्गन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है इसकी उपस्थिति में जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, जैसे ये बल्ब है तो बल्ब के अंदर जो यहाँ फिलामेंट होता है इस तरह से टंगस्टन जो कि परमाणु क्रमांक 74 है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, तंतु होता है। तो इसका जो है क्षरण ना हो इसके लिए जो है ये ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में ज़्यादा तेज़ी से क्षरण होता है। तो इसलिए बचाने के लिए इसमें जो है हम लोग नाइट्रोजन गैस या तो आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये गैस जो है कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए जो है इसे क्षरण से बचाती हैं और इसकी बल्ब की आयु अधिक हो जाती है। और फिर आगे इसमें है हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं। तो नियॉन लैंप का प्रयोग पूछा जाए कहाँ करते हैं, तो नियॉन लैंप का इसमें नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं इस लैंप में। ये हवाई अड्डों पर विमान जो चालक होते हैं उनको संकेत करने के लिए, उन्हें इशारा देने के लिए, उन्हें बताने के लिए जो है नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो जो पुराने जो है तेल चित्र है, ऑयल पेंटेड हैं, तो उनको चमकदार बनाना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका सूत्र है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इसमें जो है उसे चमकदार बनाना है तो ऑयल पेंट को, तो उसमें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ओटरों की अंगुली पर निशान जो लगाया जाता है, तो स्याही जो है वो किससे मिलकर बना होता है, उसका फार्मूला क्या है पूछा जाता है, तो इसे सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3। तो जो ओटर होते हैं, तो ओटर इंक अगर पूछा जाए, ओटर इंक का सूत्र क्या है,
तो ओटा रिंग का सूत्र आप बताएंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट ये ओटर इंक का सूत्र है। टंकी में अगर आग बुझाने के लिए पूछा जाए कि कौन सा अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं, तो जो झाग वाला अग्निशामक यंत्र होता है उसका इस्तेमाल जो है तेल की टंकियों में लगी आग को बुझाने में किया जाता है। तो पेट्रोल डीजल इन सब में अगर आग लगता है तो वहाँ पर जो है झाग वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल को क्या कहते हैं तो पूछा जाए तो आप इसे बताएंगे द्रव सोना कहते हैं, द्रव स्वर्ण कहते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। -57 डिग्री सेल्सियस पर CO2 गैस को कंप्रेस करते हैं दबाकर, इसे जो है -57 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं, तो ये जो है बर्फ़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे शुष्क बर्फ ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। मेथिल एल्कोहल को किस नाम से जानते हैं तो इसको वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट कहते हैं, क्योंकि मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी प्रयोगशाला में किया जाता है। और इसमें गैसोलीन और एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है। तो प्रश्न आता है कि गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है, तो गैसोलीन और एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है। और इसका इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं, तो इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। फ्यूल, इसे अंग्रेजी में फ्यूल कहते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन, तो ईंधन के रूप में गैसोहॉल का प्रयोग करते हैं। और किससे मिलकर बना होता है तो आप बताएंगे किसका मिश्रण है, गैसोलीन और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। और रसोई तेल को हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है। तो हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो है क्या करते हैं कि जो तेल है, तेल पर जो है हाइड्रोजन गैस से अक्रिया कराते हैं और वो जो है उसे चेंज कर देते हैं, किस में बदल जाता है, अक्रिया होने के बाद वनस्पति घी बन जाता है। और शराब में वाइन जिसे कहते हैं, शराब में 12% एथाइल एल्कोहल होता है। एथाइल एल्कोहल का मतलब यहाँ पर एथिल एल्कोहल C2H5OH एथाइल एल्कोहल इसे कहते हैं, और इसमें 12% होता है। और फिर आगे अगर देखें तो बियर जो होता है, बियर में 4% होता है। और विस्की और ब्रांडी में जो है 40 से 50% एल्कोहल होता है। और इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है इसमें 95.6%, और इसमें 4.4% जल और 95.6% एथाइल एल्कोहल। और इसे कमर्शियल एल्कोहल भी कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट ध्यान रखेंगे, इसको जो है कमर्शियल एल्कोहल भी कहते हैं। एस्टिक अम्ल में 10% विलयन को सिरका कहते हैं। तो एस्टिक अम्ल जो होता है उसके जो है 10% विलयन को ही क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। एस्टिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र क्या है, CH3COOH। इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को एस्टिक अम्ल भी कहते हैं। ये जो है 10% इसका विलयन जो होता है उसी को हम लोग सिरका नाम देते हैं। तो सिरका का भी फार्मूला यही होता है CH3COOH। और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो फलों को पूछा जाता है ताज़ा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। इसको कहते हैं मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये जो है लाल चींटी में भी पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, और फार्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। फलों को ताज़ा रखने में इसे जो है इस्तेमाल करते हैं। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन जिसका नाम है, और का प्रयोग जो है दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो एस्पिरिन जो आता है स्प्रे, या दवा भी जो आता है स्प्रे के रूप में, दर्द निवारक दवा होता है, स्प्रे होता है। तो जैसे अगर दर्द हो रहा है तो स्प्रे मारते हैं एस्पिरिन का, दर्द कम हो जाता है। तो इसमें कौन सा जो है एसिड होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ करते हैं, परिरक्षक पदार्थ के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में भोज्य पदार्थों को जो है ख़राब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और अगर आगे पूछा जाए इसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक प्रकार का क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक प्रकार क्या है, तो एक प्रकार के कीटनाशक होता है। तो इसका सूत्र अगर पूछा जाए क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का सूत्र है C6H6 और यहाँ पर Cl6। इसे गैमेक्सिन भी कहते हैं, और 6 कंपाउंड भी कहते हैं। कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं।
इस नाम से भी जाना जाता है। झाग वाला अग्निशामक जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो तेल की जो टंकी होती है उसमें आग को बुझाने के लिए वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल डीजल में आग लगता है तो वहाँ पर झाग वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और पायरीन अग्निशामक का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब बिजली से आग लगी होती है तो CCl4 और पायरीन नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और मार्स गैस जो दलदली स्थानों में, सड़े गले स्थानों में जो है ज़्यादातर पाया जाता है, तो ये गैस जो है क्या होती है, CH4 मेथेन गैस होती है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक मिश्रण होता है, मिथाइल मरकेप्टन उसमें मिला देते हैं, क्योंकि जिससे जो है एक तरह का खास जो है गंध महसूस करते हैं, जो कि गैस के रिसाव मतलब लीकेज के बारे में पता चलता है। तो सिलेंडर गैस में LPG में कौन सी गैस मिलाई जाती है जो लीकेज का पता करते हैं हम लोग, तो मिथाइल मरकेप्टन ये जो है गैस का नाम है। और फिर आगे इसमें देखेंगे तो आगे क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने में, मतलब ऑक्सी एसिटिलीन जो एसिटिलीन गैस होती है वो धातु को काटने में और वेल्डिंग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन को आयोडीन टिक्चर कहते हैं। इसको आयोडीन जब घाव लगता है तो उसमें सिप्लाडीन जो इस्तेमाल करते हैं मलहम, तो वो जो है आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन ही होता है, उसी को आयोडीन टिक्चर भी कहते हैं। और फिर पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल क्या है, बेंजीन पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण जो होता है, बेंजीन पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का जो मिश्रण होता है इसी को हम लोग पावर एल्कोहल कहते हैं। हीरा पूछा जाए क्या है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। CFC को क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसी को क्या नाम देते हैं, फ्रियान, इसी का नाम फ्रियान होता है। और फिर आगे इसमें क्या है, रासायनिक रूप से जो कागज़ होता है उसको पूछा जाए क्या कहते हैं, तो सेलुलोज होता है। तो कागज़ जो है रासायनिक रूप से क्या होता है, सेलुलोज होता है। पेट्रोल में टेट्रा इथाइल क्यों मिलाते हैं, तो आप बताएंगे ताकि इंजन की जो कड़कड़ाहट है वो कम हो जाए और जो इंजन की ऑक्टेन संख्या है वो क्या हो, वो बढ़ जाए, इसलिए जो है पेट्रोल में टेट्रा इथाइल मिलाते हैं। और कृत्रिम सिल्क मतलब कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क को क्या कहते हैं, रेयान कहते हैं। और इसमें यदि साधारण कांच में बनाते समय उसे सिल्वर क्लोराइड अगर उसमें मिला दिया जाए, AgCl सिल्वर क्लोराइड को मिला दिया जाए तो क्या होता है, वो कांच जो है फोटोक्रोमिक बन जाता है। इसका मतलब है कि वो स्वतः रंग बदलने वाला, मतलब कि जो चश्मे का रंग है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, धूप में अलग रंग का और छाया में अलग रंग का। तो इस तरह से रंग अगर बदल रहा है तो इसका मतलब है साधारण कांच अगर बनाते हैं तो उसी दौरान जो है अगर AgCl मिला दिया जाए सिल्वर क्लोराइड तो वो फोटोक्रोमिक कांच बन जाता है, जो कि रंग स्वतः परिस्थितियों में बदलता रहता है। और फॉर्मल्डिहाइड जो कि सूत्र है HCHO मेथेनॉल भी कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड नाम है इसका। तनु विलयन जो फार्मेलिन होता है इसी का प्रयोग जो है हम लोग परिरक्षा के रूप में करते हैं, मतलब अचार या फिर भोज्य पदार्थों को कई दिनों तक सुरक्षित बचाने के लिए, जिससे दुर्गंध ना हो, खराब ना हो, इसको बचाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड के तनु विलयन फार्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे देखा जाए तो इसमें क्या है आपका, इसमें अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन और एक्रोलीन को एक अश्रु गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। टीयर गैस इसे कहते हैं, टीयर गैस, या फिर इसे जो है अश्रु गैस, टीयर गैस। और यहाँ पर आंसू गैस जो है ये अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन और एक्रोलीन का प्रयोग जो है आंसू गैस के रूप में करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग वही पायरीन के नाम से करते हैं, जो कि आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो बिजली से जो आग लगे होते हैं उनको बुझाने के लिए CCl4 का प्रयोग करते हैं, जो कि पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग ने जो है इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में, महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।